Hello friends, now we are going to deal with the third chapter of the ecology and the name of the chapter is biodiversity, यानी कि जैव विविधता के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं. ओके, सो दिस इज योर बायोडायवर्सिटी, जिसे हम लोग जैव विविधता कहते हैं. बायोडायवर्सिटी टर्म was given by Edward Wilson. जैव विविधता होती क्या है? What is biodiversity? In a particular area, there are different types of flora and fauna. एक विशेष क्षेत्र के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के पादप व जंतु पाए जाते हैं जो जैव विविधता को इंगित करते हैं. अब ये जैव विविधता जो होती है, इसको अगर अपन देखें तो ये विविधता न केवल जीवों में बल्कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सारे बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर देखने को मिलेगी. जितने भी जैविक स्तर हैं संगठन के, उनके अंदर हमको देखने को मिलेगी. जैसे कि हमारी कोशिका जो होती है वो किसकी बनी होती है? तो आंसर हुआ मैक्रोमोलिक्यूल की. माइक्रो भी होते हैं, माइक्रो से मैक्रो बनते हैं. तो मैक्रोमोलिक्यूल को हम लोग कह सकते हैं सब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उपकोश की स्तर का संगठन हम इसको कह सकते हैं. मैक्रोमोलिक्यूल मिलकर सेल बनाते हैं, तो सेल के आधार पर भी बायोडायवर्सिटी मिलती है. देन कम्स योर टिश्यू, यानी ऊतक. ऊतक के आधार पर भी हमको जैविक विभिन्नता देखने को मिलती है. फिर आया ऑर्गन, फिर आया सिस्टम, फिर आया ऑर्गन सिस्टम, और फिर स्पीशीज यानी कि ऑर्गेनिज्म बन जाता है. तो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये संगठन के विभिन्न स्तर हैं और प्रत्येक स्तर पर बायोलॉजिकल लेवल में हमको विभिन्नता देखने को मिलती है. अब आता है हमारे पास के अंदर कि ये जो विभिन्नता होती है, ये जो बायोडायवर्सिटी होती है, वह कितने प्रकार की होती है? तो बायोडायवर्सिटी को यदि हम देखें तो इट इज ऑफ 3 टाइप्स. एक कहलाती है एट जेनेटिक लेवल, एट नंबर 2 जीनी आधार पर जेनेटिक लेवल, यानी कि जीन के आधार पर हम लोग जो है बताते हैं. दूसरी, अगर मैं पहले आपको जेनेटिक लेवल ही समझा देता हूं, दूसरी नंबर की वैसे होती है एट स्पीशीज लेवल, जातीय आधार पर जैव विभिन्नता कैसी होती है. और तीसरा होता है इकोलॉजिकल बेसिस पर, यानी कि पारिस्थितिकी आधार पर. जेनेटिक लेवल में हम लोग जीन की बात करेंगे. किसकी? जीन की. आप देखिए, हर एक जीव के अंदर जीन की संख्या निश्चित होती है. किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख लो, लेकिन अगर एक ही जाति है तो फिर वो अलग अलग नहीं होती है. बात समझ में आई? तो
मेरे से किसी ने पूछा कि सर इकोलाई के अंदर कितने जीन होते हैं, तो मैंने कहा 4000 जीन होते हैं। एक ने पूछा ड्रोसोफिला में कितने होते हैं, तो मैंने कहा 13,000 जीन होते हैं। एक ने पूछा मानव में कितने होते हैं, या राइस में, चावल में कितने होते हैं, तो मैंने कहा 32,500 से 50,000 जीन होते हैं। मानव के अंदर इन मैन देयर आर 30,000 जीन। तो देखो अलग अलग जाति है और उनके अंदर विभिन्नता किस आधार पर है, जीनों की संख्या के आधार पर। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जीन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज आर देयर। और ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, इसको यदि अपन देखें तो एक और एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं जो अपने दे रखा है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना। रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है साहब, और अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का रोवोल्फिया सर्पेंटाइना देखने को मिलता है, जिनमें जीनों की संख्या अलग अलग होती है। बात समझ आई? तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गई। रोवोल्फिया सर्पेंटाइना से एक औषधि मिलती है, उसको बोलते हैं रीसरपाइन। बहुत आता था पहले ये नीट के अंदर कि रीसरपाइन किससे प्राप्त होता है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना से। रोवोल्फिया सर्पेंटाइना को अपन लोग सर्पगंधा भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जड़ें जो होती हैं उनमें से सांप की जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, आड़ी टेढ़ी मूल होती है, और गंध भी उसी हिसाब से आती है। तो रोवोल्फिया सर्पेंटाइना से कौन सी औषधि मिलती है, रीसरपाइन। तो फिर एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि रीसरपाइन का फंक्शन क्या होता है, तो इट रिड्यूसेस बीपी, यह ब्लड प्रेशर को कम करने के काम आती है। बात समझ में आई? तो दिस इज योर रीसरपाइन ड्रग obtained from Rovolfia serpentina, which is a medicinal plant used to reduce the BP. ओके, चलिए साहब, तो ये तो रही हमारे पास में जेनेटिक लेवल के ऊपर पाई जाने वाली विभिन्नता। अब मैं आपको स्पीशीज लेवल के ऊपर लेकर जा रहा हूं, यानी कि जातीय आधार के ऊपर। जातीय आधार की बात अगर अपन करते हैं तो इसके लिए हमारे पास में ये हमारा देश, ओके, और ये देश जो है इसका ये वाला घाट जो होता है इसको ईस्टर्न घाट कहते हैं, पूर्वी घाट, और इस वाले को हम लोग वेस्टर्न पश्चिमी घाट कहते हैं। यहाँ पर यदि आप एम्फीबियंस देखोगे, उभयचरी मेंढक वगैरह, और वेस्टर्न घाट पर उभयचरी देखोगे, तो वेस्टर्न घाट को हॉट स्पॉट कहा गया है, क्योंकि वहाँ एम्फीबियंस तो बहुत है, बट दे आर वेरी लेस इन नंबर, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर उनकी देखभाल नहीं हुई या केयर नहीं हुई या नेचुरल केयर नहीं हुई तो वो मर भी सकते हैं, और उनकी जाति जो है वह विलुप्त भी हो सकती है। सो वेस्टर्न घाट हॉट स्पॉट किसका है, एम्फीबियंस का, जबकि यहाँ पर तो बहुत अधिक एम्फीबियंस आपको मिलेंगे। बात समझ आ गई? क्या मिलेंगे? बहुत अधिक एम्फीबियंस देखने को मिलेंगे। अब आता है हमारे पास में
स्पीशीज लेवल पर हमने एम्फीबियंस की बात करी, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट पर। वेस्टर्न घाट इज द हॉट स्पॉट ऑफ द एम्फीबियंस, और ईस्टर्न घाट हैज गॉट इनॉर्मस स्पीशीज ऑफ द एम्फीबियंस. सो दिस इज ऑल्सो व्हाट स्पीशीज डाइवर्सिटी. अब आते हैं हम लोग इकोलॉजिकल बेसिस के ऊपर. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ये 3 प्रकार की होती है. एक कहलाती है अल्फा डाइवर्सिटी, एक कहलाती है बीटा डाइवर्सिटी, और एक कहलाती है गामा डाइवर्सिटी. अब इसको समझना है, ये हमारी कम्युनिटी है. यानी कि समुदाय है, और समुदाय के अंदर यदि डाइवर्सिटी होती है तो इसे फिर हम लोग अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं. दैट इज द डाइवर्सिटी विद इन द कम्युनिटी इज कॉल्ड एज अल्फा डाइवर्सिटी. देन कम्स योर बीटा डाइवर्सिटी. ये एक ए कम्युनिटी है और ये एक बी कम्युनिटी है. द डाइवर्सिटी बिटवीन द 2 कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी समुदाय के बीच में जो विभिन्नता होती है उसको बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं. तो डाइवर्सिटी बिटवीन 2 कम्युनिटीज हमको जो है देखने को मिलती है. और गामा डाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी ऑन द होल लैंडस्केप. पूरी पृथ्वी के ऊपर जो डाइवर्सिटी पाई जाएगी अर्थ पर, उसको हम लोग गामा डाइवर्सिटी कहते हैं. तो इसको क्या बोलेंगे? डाइवर्सिटी ऑन कंप्लीट लैंड स्केप. बात समझ में आ गया? यानी कि वह विभिन्नता जो पूरी पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है उसको हम लोग गामा डाइवर्सिटी कहते हैं. बात समझ में आ गया? अब बात चलती है कि हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन द लैंड. क्वेश्चन ये बन रहा है कि हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर. तो आप याद करो पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड में एनसीईआरटी वालों ने 1.7 मिलियन बोला. उसमें से उन्होंने कहा था कि 1.2 मिलियन एनिमल्स होते हैं और 0.5 प्लांट होते हैं, यानी कि पृथ्वी पर एनिमल्स की संख्या ज़्यादा होती है. ओके. लेकिन इस इकोलॉजी के चैप्टर में उन्होंने 1.5 मिलियन दिया है. 1.5 मिलियन. ज़्यादा कौन है इसमें से? मोर एनिमल्स आर देयर एंड लेस प्लांट्स. एनिमल ज़्यादा है, पौधे कम हैं. अगर हम देखें कि संख्या कितनी कितनी है या सबसे अधिक कौन से जीव जंतु पृथ्वी पर हैं, तो उन्होंने अपने को गोले दे रखे हैं ऐसे. ये 3 जो गोले दे रखे हैं इनमें से एक क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते या थ्योरेटिकल बनाकर पूछ लेते हैं. आप ये देखो कि सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट की बात कर रहा हूं. इनवर्टिब्रेट में सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है?
आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर भी बिगेस्ट क्लास कौन सी होती है? तो आंसर होता है इंसेक्टा। और इंसेक्टा में भी जो कि 7,20,000 होते हैं टोटल, हर 10 में से 7वां जंतु हमारा जो है इंसेक्ट ही मिलेगा। इंसेक्टा में भी सबसे अधिक कौन? इन इट मैक्सिमम बीटल्स आर देयर। क्या है? मैक्सिमम कौन है? बीटल्स उपस्थित हैं। बात समझ में आ गई? अब बात चलेगी कि दूसरा फाइलम कौन सा होता है, तो आंसर होता है मोलस्का। और तीसरा जो होता है वो होता है प्रोटोजोआ। तो इन्होंने क्या कर रखा है बेटा, ये इंसेक्ट ले लो, आ गया। फिर उन्होंने यहां पर मोलस्का दे रखा है नंबर 2। फिर उन्होंने यहां पर क्रस्टेशिया दे रखा है, और फिर अदर एनिमल्स उन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा कीड़े, फिर मोलस्का, और अपने चार्ट के हिसाब से नंबर 3 पे जाएगा क्रस्टेशिया। सो बी केयरफुल। आर्थ्रोपोडा के अंदर सबसे अधिक सदस्य किसके होते हैं? तो आंसर होता है इंसेक्ट्स के। और इंसेक्ट में भी सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? बीटल्स की। आ गया समझ? ये हमारे पास में हुआ किसका? इन्वर्टिब्रेट का। अब अपन बात करेंगे कॉर्डेट्स की। कॉर्डेट्स, उसको यदि अपन देखें तो सबसे छोटा फाइलम जो होता है वो आपका एनिमल किंगडम में कॉर्डेट होता है। कौन होता है? कॉर्डेट। कॉर्डेटा में 5% कॉर्डेट पाए जाते हैं। अब कॉर्डेटा में कौन कौन आता है बेटा? पीशीज है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एवीज है, मैमल्स है। इनमें सबसे अधिक कौन सा? ये क्वेश्चन आया था। तो देखो, इसको ऐसे याद कर लो, कोड याद कर लो, पारमा। पारमा में जो ए है उसके नीचे यहां पर पहले वाले ए पे वी लगा दो, यानी कि एवीज। तो सबसे अधिक पृथ्वी पर या कॉर्डेट्स में संख्या किसकी सबसे ज़्यादा है? पीशीज की। फिर किसकी है? एवीज की। फिर किसकी है? रेप्टाइल्स की। फिर किसकी है? मैमल्स की। और फिर किसकी है? एम्फीबिया की। एम्फीबिया। एक तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कॉर्डेट्स में सबसे अधिक संख्या किसकी? मछलियों की। समुद्र ज़्यादा है, 75% है, तो मछलियाँ भी सबसे ज़्यादा होगी। एवीज नंबर 2 पे, पक्षी नंबर 2 पे आते हैं। रेप्टिलिया नंबर 3 पे, नंबर 4 पे मैमल्स, और नंबर 5 के ऊपर एम्फीबियंस होते हैं। मैमल्स की संख्या तो मानव के शिकार के कारण कम हो गई, लेकिन मैंने एम्फीबियन से पूछा कि भाई तू कॉर्डेट्स में सबसे कम क्यों है? तो उसने बोली सर देखो हम उभयचरी हैं और फर्टिलाइजेशन के लिए पानी पर निर्भर होते हैं। पानी मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और पानी अगर नहीं मिला तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो कॉर्डेट्स के अंदर कोड याद करो, पारमा, पीशीज, एवीज, रेप्टिलिया, मैमल्स एंड एम्फीबियन। सबसे अधिक कौन? पीशीज। सबसे कम कौन? एम्फीबियंस। ऐसे ही पौधों के अंदर भी जो ब्रायोफाइट होते हैं उनकी संख्या सबसे कम होती है। और हमने पढ़ा है बॉटनी के अंदर कि ब्रायोफाइट्स दे आर द एम्फीबियस प्लांट।
तो एम्फीबियन सबसे कम, तो ब्रायोफाइटा भी सबसे कम पादप जगत के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। अब आता है हमारे पास में ये इन्वर्टिब्रेट हो गया, कॉर्डेट्स हो गया। अब अपन बात करेंगे किसकी, तो आंसर होता है प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर सबसे अधिक संख्या फंजाई की होती है, जिसकी 72,000 स्पीशीज पाई जाती हैं। इसके बाद में जो चार्ट उन्होंने दे रखा है अपने को, ये वाला, इधर फंजाई लिखा हुआ है और इधर एंजियोस्पर्म लिखा हुआ है। तो ये आ गया तुम्हारा कौन, एंजियोस्पर्म। थर्ड नंबर पे टेरिडोफाइट ले लो। हालांकि एल्गी आ जाएगी, एल्गी। फोर्थ नंबर पे टेरिडोफाइट ले लो। फिफ्थ नंबर पे मैंने कहा सबसे कम कौन से होते हैं, ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट जो होते हैं वह सबसे कम होते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही याद रखो, सबसे अधिक जातियां किसकी, फंगस की, और सबसे कम किसकी, ब्रायोफाइट की। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं या असेंडिंग डिसेंडिंग पूछ लेगा, 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब इसी में अगर अपन देखें, फंजाई है, मॉसेस है, फर्न है, ग्रास है, ऐसे बहुत सारे देते हैं। अपने को टू द पॉइंट चलना है कि पादपों के अंदर इन द प्लांट्स विच आर द मैक्सिमम, द आंसर इज योर फंजाई, दैट कम्स आउट टू बी योर 72,000 स्पीशीज। देन एल्गी, एंजियोस्पर्म, देन एल्गी, फिर इधर मॉस भी ले लेते हैं, फर्न भी ले लेते हैं, ये फर्न आ गया, इधर ब्रायोफाइट आ गया, बात एक ही पड़ती है। क्वेश्चन मैंने तरीका बताया आपको कैसे याद करना है, लेकिन आप एक चीज सीखेंगे कि इन बायोडायवर्सिटी, प्रोटोजोन्स, सॉरी प्रोकैरियोट्स are not taken into consideration. In biodiversity, prokaryotes are not taken into consideration. प्रोकैरियोट्स को नहीं लेते, क्यों? अरे भाई लैब के अंदर पड़ा हुआ है, रिसर्च चल रही है, कहाँ म्यूटेशन, कब म्यूटेशन, कैसे म्यूटेशन हो जाता है पता ही नहीं चलता है, और थोड़ी देर के अंदर एक नई जाति विकसित हो जाती है। इन कारणों से प्रोकैरियोट को बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसे कि इकोसिस्टम को ले लो, पारितंत्र को, उसके अंदर भी केवल टॉप 3 लेवल के ट्रॉफिक लेवल को इंक्लूड किया जाता है, सेप्रोफाइट्स को नहीं रखा था, बैक्टीरिया को भी नहीं रखते हैं पारितंत्र के अंदर। हालांकि इकोसिस्टम में संख्या सबसे ज्यादा किसकी पाई जाती है, प्रोकैरियोट की। लैंग्वेज को समझना, इकोसिस्टम में सबसे अधिक संख्या किसकी, बैक्टीरिया की, अपघटक की, डिकम्पोजर की। लेकिन इन्हीं डिकम्पोजर को उन्होंने फूड चेन में सम्मिलित नहीं करते हैं। दैट इज द पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड। आई बात समझ में? चलिए, ये रहा हमारे पास में प्रोकैरियोट्स का बारे में, कि प्रोकैरियोट्स को हम लोग जो है वह बायोडायवर्सिटी में सम्मिलित नहीं करते हैं। वी डोंट इंक्लूड द प्रोकैरियोट्स इन द बायोडायवर्सिटी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेगा डायवर्सिटी कंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय मेगा डायवर्सिटी कंट्री? मेगा माने बृहद, डायवर्सिटी माने विविध, विविधता वाले देश। ऐसे कितने देश हैं
जहां पर कि बहुत अधिक स्पीशीज के बीच में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो आंसर होता है 12। कितने ये? 12 हैं। अब इंडियाज लैंड एरिया इज 2.5% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में से भारत का समझ लो 2.4% जमीनी एरिया है, इन विच जिसमें 81% 8.1% सॉरी 8.1% मेगा डाइवर्सिटी इज अवेलेबल। यानी कि भारत के 2.4 प्रतिशत क्षेत्र में से जो पूरे विश्व का है, फिर भी उसको 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इस 2.4% एरिया के अंदर भी विश्व की 8.1 मेगा डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। बहुत अधिक विभिन्नता हमको जो है देखने को मिलती है। ओके, अब आता है हमारे पास के अंदर दूसरा पॉइंट कि व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हो गया? तो पहली मैं दे रहा हूं लैटिट्यूडिनल डाइवर्सिटी, जिसे हम लोग अक्षांशीय विविधता कहते हैं। आप देखो, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर ये विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये आर्कटिक, ये एंटार्क्टिक, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री पर, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री। तो ये जो रेखाएं होती हैं इनको लैटिट्यूड कहते हैं, अक्षांश। और यूं होती है तो उनको बोलते हैं देशांतर, हॉरिजॉन्टल जो होती हैं। यूं होती हैं, कोई रेखा वेखा नहीं है, ये तो सिर्फ मान रखा है। आ गया समझ में? अब यदि आप यहां से यानी कि विषुवत रेखा से, इक्वेटर से कहां जाते हो? पोल की तरफ। ये आर्कटिक है और ये जो है एंटार्क्टिक है। तो अगर अपन यहां से यहां जाते हैं, दैट इज इक्वेटर टू पोल, तो डाइवर्सिटी बढ़ती है या घटती है? बोलो। डाइवर्सिटी घटती है, डिक्रीजेस। और सबसे अधिक डाइवर्सिटी हमको कौन से क्षेत्र में देखने को मिलती है? तो ये जो बना रहा हूं मैं पेड़, इतने सारे, ये उष्णकटिबंधीय वन के वृक्ष होते हैं। सो दिस इज योर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे अधिक, दैट इज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मैक्सिमम डाइवर्सिटी is present. In tropical rainforest, maximum diversity is present. लेकिन
ये जो टेम्परेट एरिया होता है समशीतोष्ण, यहां पर लेस होते हैं, लेस इन टेम्परेट एरिया, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे वनस्पति कम हो जाती है। लेकिन इन दोनों क्षेत्रों के बीच में, टुवर्ड्स नॉर्थ एंड टुवर्ड्स साउथ, इस पट्टी के बीच में आप देखोगे कि देयर इज नो चेंज इवन देन द मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी इज प्रेजेंट। क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में कि क्या कारण है कि इक्वेटर पर उपस्थित उष्णकटिबंधीय वनों के अंदर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। गिव रीजन व्हाई इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट द मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी इज प्रेजेंट। तो इसका आंसर होता है कि इस क्षेत्र में मैक्सिमम रेनफॉल होती है, खूब बारिश होती है साहब इसके ऊपर। ये खूब बारिश अपने को देखने को मिलती है, खूब बारिश अपने को मिलती है, तो वेजिटेशन क्या होएगी, वो भी खूब होएगी। दूसरी बात, डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, तो प्रकाश संश्लेषण खूब होगा, प्रकाश संश्लेषण खूब होगा तो भोजन खूब बनेगा, भोजन खूब बनेगा तो सर्वाइवल भी बहुत ज़्यादा होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज विल बी देयर। किसी जाति के अंदर जितनी ज़्यादा जीनी विभिन्नता होती है वो उतना ही ज़्यादा अडेप्टेबल होता है। कम जीन होंगे कम अनुकूलन होगा, ज़्यादा जीन होंगे ज़्यादा अनुकूलन होगा। उससे क्या होता है, भविष्य के अंदर एक नई जाति के निर्माण होने की संभावना रहती है। तो मैक्सिमम रेनफॉल एंड डायरेक्ट सनलाइट वी गॉट इट हियर। दूसरा, नो इफेक्ट ऑफ ग्लेशिएशन। ग्लेशियर जो यहां से गिरते हैं, बड़े बड़े हिमखंड, आइसबर्ग्स, वो गिरते 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 यहां तक आ जाते हैं टेम्परेट तक, वहां की सारी वनस्पति को चौपट कर देते हैं। मगर वो आइसबर्ग जो होते हैं वो इस क्षेत्र तक, पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये वेजिटेशन सुरक्षित रहती है। उससे क्या होता है कि मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी इज प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहां मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी है वो है तुम्हारा अमेजन रेन फॉरेस्ट। कौन सा है वो? अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन रेन फॉरेस्ट, इसको लंग ऑफ द प्लैनेट भी कहा गया है, यानी कि ग्रह का फुफ्फुस, क्योंकि इट प्रोवाइड्स 5% ऑक्सीजन टू एटमॉस्फियर। अब आप देखो, वायुमंडल में ऑक्सीजन तो पौधों से आती है, लेकिन वायुमंडल के अंदर CO2 कहां से आती है बोलो? समुद्र के अंदर, सागर के अंदर 71% जो CO2 घुली हुई है, उससे आपको वायुमंडल के अंदर 0.03 से 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। तो दिस इज योर लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी, जिसको कि हमने अक्षीय विविधता कहा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पर अधिकतम बारिश होती है, दूसरा सनलाइट डायरेक्ट गिरती है, तीसरा ग्लेशिएशन का कोई प्रभाव नहीं होता है। ओके, अब बात चलेगी हमारे पास के अंदर कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ये किसने दिया था? बाय अलेक्जेंडर वॉन
हम्बोल्ट क्या बताना चाहता है ये? इसका एक ही लाइन के अंदर आंसर है कि इंक्रीज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीशीज। बात खत्म हो गई। अब इन्होंने इस संदर्भ में एक ग्राफ दे रखा है अपने को, ये वाला। उसमें इक्वेशन दिए log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। आ गया? तो log s तो क्या हुई? स्पीशीज। log a क्या हुआ? एरिया। z इंटरसेप्ट हो गया, z स्टीपनेस हो गई, ढलान, और c जो है इंटरसेप्ट होता है। क्वेश्चन जो मैंने देखा इसके अंदर, बात तो सीधी सी समझ में आ गई कि जितना ज़्यादा हम लोग पृथ्वी के ऊपर घूमते चलेंगे उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज हमको मिलती चलेगी। ये अलेक्जेंडर वॉन हॉलमोंड ने कहा था और उन्होंने एक ग्राफ भी इस प्रकार से दिया, मगर उन्होंने नीचे दे रखा है 1.6 वगैरह समथिंग कुछ वैल्यू दे रखी है। उसमें उन्होंने कहा है कि चाहे ब्रिटेन की चिड़िया हो, अमेरिका की दूसरी चिड़िया हो, या वहाँ पर कोई वनस्पति हो, भारत के अंदर कोई वनस्पति हो, सबका स्टीपनेस ग्रेडियंट यानी कि जेड की वैल्यू जो होती है वह फिक्स रहती है। तो वैल्यू ऑफ जेड इज फिक्स्ड एवरीवेयर। बात समझ आ गया? क्वेश्चन तो ये पूछेगा स्पेस एरिया रिलेशनशिप के मध्य में संबंध किसने बताया था? तो अलेक्जेंडर वॉन हॉम्बोल्ड ने। इक्वेशन ये रही, सबको याद कर लो। एस क्या है, सी क्या है, जेड क्या है, ए क्या है। इन चारों में से किसकी वैल्यू फिक्स रहती है? जेड की वैल्यू जो होती है, स्टीपनेस ग्रेडियंट की वैल्यू जो होती है वह फिक्स रहती है। तो ये रहा हमारे पास में हमारा बायोडायवर्सिटी का लेक्चर। इसके बाद में क्या होता है विल डिस्कस लेटर ऑन। ओके, थैंक यू।